So now, while you are aware of the fact that how menstrual cycle works and how a female is ready to give birth to get fertilized and give birth to a young ones, now we will understand and we will discuss कि जब मेल कॉपुलेशन करता है यानी इंट्रोड्यूस करता है स्पर्म्स को इनसाइड द वेजाइना ऑफ अ फीमेल और उसके बाद ये स्पर्म्स जब ओवा को जाकर फर्टिलाइज करते हैं, ये किस जगह पर फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट कैसे बनता है, एम्ब्रियो क्या होता है, ये एम्ब्रियो कैसे जाकर इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, और जब एक मर्तबा फीटस बन जाता है तो हाउ दिस फीटस इज एबल टू गेट द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल द एसेंशियल मटेरियल्स फॉर इट्स ग्रोथ इनसाइड द यूट्रस. सो इस लेक्चर में हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विद योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स गिव इट अ लुक. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टारगेट है, जो हमने चीजें पढ़नी है इस एनिमल रिप्रोडक्शन में, जो खत्म करनी है, वो ये हाईलाइटेड एरियाज. नंबर 1 हम ये पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में कैसे मिलते हैं, किस जगह पे मिलते हैं, उनके बाद क्या प्रोसेस हो रहा होता है. उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो अर्ली डेवलपमेंट है हमारी एम्ब्रियो की, जाइगोट की, वो कैसे होती है. एमनियोटिक सैक के फंक्शंस डिस्कस करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और उसके फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स वो कैसे करते हैं, गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही होती हैं वो, और कुछ वायरसेस जो कि इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं. हम इन सारी चीजों को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इनको डिस्कस करने के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा. और फिर लाइन कितना लाइन बचा तो हम इसकी मल्टीपल चॉइस करते हैं. इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाऊंगा ताकि आपको पता चले कि इनकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, एग्जाम में वो हमें क्या पूछने वाले हैं इन टॉपिक से रिलेटेड. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. बेटे, हमारे पास ये जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कल हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत डिटेल में पढ़ा और हमने आपको एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर के बारे में भी बताया कि वो कौन कौन से डेज हैं जहां पर पॉपुलेशन के नतीजे में बेबी कंसीव हो सकता है, कौन से दिन ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन हो, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स हो भी जाए तो भी बेबी कंसीव नहीं हो सकता, और वो सेफ पीरियड होता है, और वो दूसरा पीरियड जो है वो फर्टाइल पीरियड होता है. आज मैं आपको मेंस्ट्रुअल कैलेंडर के 1-2 क्वेश्चंस भी करवा के जाऊंगा. अच्छा, अब बेटे हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो है फर्टिलाइजेशन. पहले नंबर पर तो ये समझिए कि फर्टिलाइजेशन है क्या. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ये एक फ्यूजन है किसकी, मेल और फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियाई की. न्यूक्लियाई मैंने क्यों बोला बेटे, क्योंकि न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई होती है, राइट. दो न्यूक्लियस का ये आपस में मर्जर है. आप ये जानते हैं कि ये जो गैमेट्स होते हैं दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड. क्या होते हैं बेटे ये, हैप्लॉइड. हैप्लॉइड का मतलब इनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, पूरे के आधे, बोले हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं. इसका मतलब ये जो मेल गैमेट है जिसका नाम स्पर्म है, इसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, और ये जो फीमेल गैमेट है जिसका नाम एग है या ओवा है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं. ये 23 क्रोमोसोम्स आपस में मिलेंगे. ये कैसे मिलेंगे जरा हम देखते हैं इसको. मैं आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं, दिस स्ट्रक्चर इज ये जो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये क्या है बताइए. यहां पर क्या है हमारे पास, वी हैव ओवरी. ये क्या है, ओवरी. और ये स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया है, दिस इज यूट्रस. जरा फटाफट से इसको लेबल कर लेते हैं
ताकि किसी बच्चे को किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन ना रहे। ये क्या है बेटे? ओवरी। इस प्रोजेक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया। ये क्या है? व्हाट इज दिस? बोलो बेटा, बोलो तो सही। ये क्या है? डर के क्यों बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंस से बोलें, कॉन्फिडेंस। ओविडक्ट है ये, ठीक है। ये क्या है अहमद अली खान, ब्रदर ऑफ साद अली खान? जी सर। ये इट इज यूट्रस। और ये क्या है? ओविडक्ट फनल। ओविडक्ट फनल। अब बेटा इस ओवरी में से क्या निकलता है? ओवरी में से क्या निकलता है? एग। ये एग जब यहां से बाहर निकला, दिस एग will move inside this oviduct. There are little cilia here in the walls of oviducts. And can you tell me another place where you have studied about these cilia? That was trachea. And what were these cilia doing there in trachea? They were doing a unidirectional movement in order to move the mucus up into the pharynx. वो फेरेंक्स के ऊपर ऊपर इसको लाने के लिए इसको हेल्प कर रहे होते हैं। यहां पर ये सीलिया क्या कर रहे होते हैं? यहां पर ये सीलिया इस एग को मूव फॉरवर्ड करने में हेल्प करेंगे। अगर ये एग यहां से आगे इस जगह पर आ चुका है और स्पर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, अगर बर्थ के नाल में यानी वेजाइना में स्पर्म्स इंट्रोड्यूस हो गए और ये स्पर्म्स यहां से मूव करते 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 यूट्रस के अंदर पहुंच जाते हैं, तो मैं पर्पल कलर से स्पर्म्स बनाता हूं। ये ट्रिलियंस होते हैं, ये इतने ज्यादा होते हैं कि मैं इस छोटी सी ड्राइंग में भी सही रेशो बना नहीं सकता कि कितने सारे स्पर्म्स आएंगे। ये स्पर्म्स बेटे यहां से ओविडक्ट में से मूव करते 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 इस मुश्किल रास्ते से तैरते तैरते ये स्पर्म्स इस एग तक पहुंच जाते हैं और इस पॉइंट पर यहां पर ये आपस में फ्यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट पर यहां पर ये आपस में क्या कर सकते हैं? फ्यूजन कर सकते हैं। और ये फ्यूजन ही तो कहलाती है फर्टिलाइजेशन। ये फ्यूजन ही तो है फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये जो एग है इसने यहां से लेके यहां तक 5 डेज में मूव करना है। डे 5, डे 4, डे 3, डे 2 एंड डे 1। 5 दिन में इसने पूरा ये सफर तय कर जाना है। अगर ये 5 दिन का सफर तय कर गया और उसके बाद ये एग अगर यूट्रस के अंदर आकर गिर गया, फिर स्पर्म्स आ भी जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फिर स्पर्म्स आ भी जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इन 5 दिनों के अंदर अंदर अगर इस ओविडक्ट के अंदर ये फ्यूजन होती है तो ही फर्टिलाइजेशन। तो मुझे बताएं व्हाट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन? साइट कौन सी फर्टिलाइजेशन? ओविडक्ट। ओविडक्ट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब हम ये देखते हैं कि ये जो फर्टिलाइजेशन है, इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनता क्या है। ये आपके पास एक ओवा है और ये आपके पास एक स्पर्म है। जो स्पर्म सबसे पहले आ गया, जो स्पर्म इस ओवा के ऊपर कोरोना रेडिएटा, छोटे 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 सेल्स लगे हुए होते हैं, बड़ा कुछ होता है यहाँ। सो दिस इज अ स्पर्म। कितने क्रोमोसोम्स कैरी कर रहा है? 23। दिस इज एन ओवा। ये कितने क्रोमोसोम्स कैरी कर रहा है? 23। ये जब इधर आता है और इसके अंदर घुस जाता है तो अपना न्यूक्लियस ओवा के अंदर ले जाता है और उसके नतीजे में हमारे पास एक सिंगल सेल फेज बनती है। स्टेप 1, हमारे पास एक सिंगल सेल्ड फेज बनती है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, 23+23। इस स्टेज पे बेटे इसको कहा जाता है जाइगोट। क्या कहा जाता है? जाइगोट।
ये जाइगोट सिंगल सेल होता है। और ये जाइगोट क्या है, हैप्लॉइड सेल है कि डिप्लॉइड सेल है? It is a diploid cell because this zygote is carrying 46 chromosomes. इसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। अब उसके बाद ये वाला प्रोसेस क्या था, ये वाला पॉइंट क्या था? दिस पॉइंट वाज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गई, वेल एंड गुड। अब क्या होगा? अब अगला स्टेप आएगा। अगले स्टेप में इसके अंदर सेल डिवीजन शुरू हो जाएगी और ये जितने नए नए सेल्स बन रहे हैं सब में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ये क्या बन रहा है अभी आपके सामने? ये स्टेज क्या बन गई है? एम्ब्रियो। कौन सी स्टेज बन गई है? एम्ब्रियो। तो इस स्टेप पे हो क्या रहा है? इस स्टेप पे हो रही है माइटोसिस। माइटोसिस। और बना क्या? एम्ब्रियो। If by chance, if by chance this embryo splits into two parts, obviously it is going to have many cells in it. If this zygote, if this embryo splits, then it is going to be two separate babies. तो हमारे पास ये क्या बन जाएंगे? ट्विन्स। और ये कौन से ट्विन्स बनेंगे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ट्विन्स बनेंगे क्योंकि इनिशियली दे आर प्रोडक्ट ऑफ the same sperm and the same ova. Identical twins. Let me write it here. Why do we call them identical twins? Because they are products of a same sperm and an ovum. That's why they are identical twins. Now there is another type of twins which are called fraternal twins. Do you have any idea how these fraternal twins are formed? No. Okay. You know there are two ovaries. One is this and there is another one. So for example, one embryo is coming here. Consider this is an embryo and another embryo is coming from the other oviduct. If by chance both of these ovaries produce an egg and both of these eggs are fertilized. एक वैसे तो नॉर्मली तो एक महीने में एक ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर बाग का जो कपल्स बेऔलाद होते हैं बेचारे, जिनकी औलाद वगैरह नहीं होती और वो डॉक्टर से थेरेपी ले रहे होते हैं, तो डॉक्टर्स उनको ऐसी दवाइयां देते हैं जिसकी वजह से ओव्यूलेशन प्रमोट होती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन प्रमोट होती है, हाइपर ओव्यूलेशन हो जाती है। तो आपने सुना होगा जी, एक कपल था, उनकी जब औलाद नहीं थी, जब अल्लाह ताला ने दिए तो इकट्ठे 3 बच्चे दे दिए। सुना कभी आपने? इकट्ठे जुड़वा हो गए, पहले उनके घर औलाद नहीं थी वगैरह वगैरह। तो सीन ये है कि वहां पर वो खातून जो है वो हाइपर ओव्यूलेट कर रही होती है, वो 2 ओवा प्रोड्यूस कर रही होती है। स्पर्म्स तो वहां पर ट्रिलियंस की तादाद में, जैसे स्पर्म्स किस तरफ गए हैं फर्टिलाइज करने, ऐसी स्पर्म्स दूसरी तरफ भी गए होते हैं, वहां पर भी फर्टिलाइज कर दिया, 2 बच्चे बन के आ गए यूट्रस के अंदर। अभी जब 2 बच्चे बन के यूट्रस के अंदर आ गए, वाई हेड ईस्ट, 2 बच्चे अगर बन के आ गए तो वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो फ्रेटर्नल ट्विन्स होंगे। और ये जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं ये एक दूसरे से सेम नहीं होते हैं। ये एक बहन एक भाई भी हो सकता है, 2 बहनें भी हो सकती, 2 भाई भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर. You can differentiate between the two. They are just like 2 different siblings that are formed at the same time.
And sometimes when this embryo splits, sometimes there are some cells which remain attached while these embryos were splitting. And you know what happens in that case? In that case, two babies are formed, but somehow they are joined to each other by some of their body parts. Have you ever seen it? Yes. Yes? Google पे या किसी आपने मे बी किसी सीरीज में देखा हो. So sometimes their heads are joined and sometimes their arms are joined. So some of their body parts are joined. So doctors, they need to surgically cut those parts and separate them from each other. So this is how fertilization takes place. Now we need to know, once this fertilization has taken place, when this fertilization is done, then we need to know कि भाई इसके बाद क्या होता है. आपके ये जो एम्ब्रियो है इसको फूड कैसे मिलती है, मदर इसको कैसे टेकअप कर रही होती है, तो अब हम ये डिस्कस करें. जी आवाज लैग कर रही है, अभी भी लैग कर रही है बेटे. ठीक है, अब ठीक हो गई होगी. अच्छा जी, अब हम देखते हैं जरा, यहां पर मैं बनाने लगा हूं. तो आपने देखा हम कुछ भी नहीं करते, खुद ही आवाज खराब होती है, खुद ही आवाज. हम सिर्फ पूछते हैं अब ठीक है, अब आवाज आ रही है तो आने लग जाती. आपका क्या नाम है बेटा? अच्छा. तो ये मैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहा हूं. अभी यहां पर मुझे बनाना होगा कुछ यूं और कुछ यूं. ये जो पार्ट मैं बनाकर अभी इसको पिंक हाईलाइट करने वाला हूं ना, दिस इज एंडोमेट्रियम. यू नो व्हाट इज एंडोमेट्रियम? यस और नो? एंडोमेट्रियम इज दिस यूट्राइन लाइनिंग, प्यारे बच्चों, in which mother's blood is flowing in. This is uterine lining. अभी तो बेटा मैं प्लेसेंटा पे पहुंचा भी नहीं, खबर तो कर लें. अभी तो बहुत दूर हूं मैं प्लेसेंटा से, तो स्टार्टिंग की बातें हो रही हैं. सो दिस इज endometrium. Endometrium. Here maternal blood, here mother's blood is flowing in and flowing out. Mother's blood flowing in and here it is flowing out. So this is endometrium, right? Now, when we have a baby, there is a sac in which that baby is present. Let me make it a little larger. In this sac, that little baby is present. This is the pate of the baby. These are the legs and these are the arms. क्या हो गया? ये प्रोजेक्टर बहुत ही तंग करना शुरू हो गया. ये वही वाली हरकत है जो. सो ये बेटे बेबी है. मैं और अच्छा बनाता है इसको अगर ये मुझे बारीकी में काम करने दे रहा हो. ये
अब ये जो मैंने बेबी यहां बनाया है, इस बेबी के बेली बटन में से एक कॉर्ड निकलती है। ये कॉर्ड अंदर ही पूरे के पूरे बेबी को सराउंड करती है पहले तो। उसके बाद ये कॉर्ड यहां से बाहर निकलती है एंड इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। These structures are called embryonic villi. No, beta. This structure is amniotic sac, amniotic sac, and it is there to protect the amniotic fluid. Here we have amniotic fluid, which is there to provide a cushion to that baby. So that when mother is doing some physical activities, when she is rising up, when she is sitting down or doing anything, there are no physical stresses directly which are faced by the baby. So baby is protected by this amniotic fluid, which is inside the amniotic sac. And here, this structure is called umbilical cord. Umbilical cord. And these structures are called embryonic villi. Embryonic villi. Now what happens is baby's blood flows within these embryonic villi and then goes back into the body of this baby. Now, from this side, your mother's blood is going, your mother's blood is passing, and this blood is carrying many useful things like oxygen, like glucose, like amino acids, and what not. All the nutrients which are required by the baby, they are here and they are transferred to baby's blood by mother's blood. Amino acids, etc. And all the waste products that are formed by the body of the baby, for example, like carbon dioxide, like urea, like creatinine, like uric acids, they get out of the body of the baby, they get out of the baby's blood, and they are thrown inside the mother's blood. And now mother's liver is going to break it down, and now mother's kidney is going to filter all these things. Now mother's lungs are going to get this carbon dioxide out of her blood when she is inhaling, when she is exhaling. So in that scenario, mother has a double metabolic load. एक तो उसका अपना इतना बड़ा मेटाबॉलिक लोड होता है, ऊपर से वो छोटा सा जो बेबी है वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि आपको पता है कि कम एज का ऑर्गेनिज्म और छोटा ऑर्गेनिज्म, छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक रेट हमेशा क्या होता है, हाई होता है, बिकॉज उसकी एक्टिविटी लेवल हमेशा हाई होती है, बिकॉज उसकी सेल डिवीजन हमेशा हाई होती है। तो बेबी की बॉडी से सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स मदर के ब्लड में जाती रहती। अब एक बच्चे ने जो सवाल पूछा था कि प्लेसेंटा क्या है, बेटे ये एंडोमेट्रियम प्लस एम्ब्रियोनिक विलाय, इनको मिलाकर कहा जाता है प्लेसेंटा। This endometrium and these embryonic villi together, they are called placenta. Placenta. So baby remains here for a 9 months gestation period. For all that time period when baby is inside the womb, inside the uterus of a mother, that is called gestation period. And once this gestation period is over, फंक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक विलाय क्या है? फंक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक विलाय प्यारे बच्चों ये है कि एम्ब्रियोनिक विलाय के अंदर बेबीज ब्लड होता है और इस बेबी ब्लड से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है। लेट मी शो यू अ बेटर पिक्चर। तो मैंने आपके लिए
ढूंढ कर रखी थी, कहाँ है वो? एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ ये पिक्चर। हियर इट इज, एंड दिस वन एज वेल। Have a look. There was another one. This. ये देखिए, यहाँ पर बेबी की अम्बिलाइकल कॉर्ड से ब्लड निकल रहा है, और ये जिसमें ब्लड, ये ब्लड यहाँ से आ रहा है, माँ के ब्लड से यूजफुल चीजें एब्सॉर्ब कर रहा है, वेस्ट चीजें माँ के ब्लड को देगा और वापस बेबी की बॉडी में जाता है। So waste content, CO2 or urea. CO2, यूरिया, क्रेटिन एंड यूरिक एसिड्स। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, प्लेसेंटा का समझ नहीं आया बेटे, ये प्लेसेंटा है, ये देखिए प्लेसेंटा में है क्या? दो चीजें हैं, जहां से मदर का ब्लड गुजर रहा है और जहां ये एम्ब्रियोनिक विलाय है और जहां ये यूट्राइन वॉल है, ये तीनों चीजें मिला के प्लेसेंटा कहलाती है। यहां से मां का ब्लड आ रहा है, मदर्स ब्लड, कैरिंग न्यूट्रिएंट्स। नाउ दिस मदर ब्लड इज कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, और यहां से आप देखिए कि ये मदर्स ब्लड इज कैरिंग वेस्ट मटेरियल like carbon dioxide, urea, uric acids and creatinine। और यहां पर ये क्या अच्छी अच्छी चीजें क्या कैरी कर रहे थे? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड मेनी अदर थिंग्स, विटामिन, मिनरल्स, सारा कुछ इसको मदर के ब्लड से यहाँ से मिल रहा होता है। और बेबी के जो एम्ब्रियोनिक विलाय ये क्या करते हैं, ये यहाँ से जो ये यूजफुल चीजें हैं इनको बेबी की बॉडी में ले जाते हैं, और बेबी की बॉडी से जो वेस्ट चीजें होती हैं यहां से निकाल कर मदर की बॉडी में बाहर निकलवा देते हैं। So this is the role of placenta. Placenta is the combination of embryonic villi and mother's uterine lining. Once the baby is born, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, क्रेटिनिन मींस, ये एक्सक्रीशन के चैप्टर में पढ़ाया था प्यारे बेटे। क्रेटिनिन एक वेस्ट होता है जब हमारी मस्कुलर प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होती है हमारी बॉडी। बेटे जब वाटर ब्रेक होता है और 9 मंथ्स के बाद जब बेबी यहाँ से डिलीवर आउट हो जाता है, तो उसके बाद ये जितना प्लेसेंटा है, यूट्राइन वॉल्स और एम्ब्रियोनिक विलाय, ये भी बेबी की डिलीवरी के कुछ अरसे के बाद 40 डेज के अंदर अंदर ये भी वॉर्न आउट होकर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और ये वही टाइम होता है कि जितनी देर ये चीजें शेड हो रही होती हैं, मदर कैन नॉट ऑफर हर प्रेयर, माँ नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान पाक नहीं पढ़ सकती, ठीक है। और उन दिनों में उसको नमाज की और रोजे की अल्लाह ताला की तरफ से माफी होती है, छूट होती है। वंस जब ये सारे का सारा एंडोमेट्रियम उसकी बॉडी से निकल जाता है बाहर, ये सारी ब्लीडिंग हो जाती है, उसके बाद शी कैन टेक अ बाथ,
गुसल कर सकती है, एंड देन शी कैन लैक्टेट हर बेबीज एंड देन शी कैन ऑफर हर प्रेयर्स, देन शी कैन रीड कुरान पाक एज वेल, देन शी इज सेड टू बी पाक। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये सारे का सारा आपका प्रोसीजर है जो आपको पढ़ना है। अब हम जरा इसके कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं। Then washing. यस, वेरी नाइस। हमें तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस मिल गए। थोड़ी वर्किंग पहले हो चुकी है, अच्छी बात नहीं है। आपको पता है ना कि अब आपके सिलेबस में से जो चीज निकल गई है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपके सिलेबस से निकल गए हैं। सो ओल्ड पास पेपर के कॉन्ट्रासेप्टिव वाले क्वेश्चन देखकर आप घबराइएगा मत। ओके, तो रेडी है बेटे आप लोग क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए? आप लोग तो खामोश हैं। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें? चलो अभी जो रिसेंटली पढ़ा यहीं से सवाल शुरू करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। चलें जी, ये बताएं। कहते हैं द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेयर डज माइटोसिस अकर इन द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो? एम्ब्रियो कहाँ आएगा? एक्स, एक्स में एम्ब्रियो बन गया होगा, एक्स में एम्ब्रियो बन गया होगा, बन गया होगा। यहीं पे तो फर्टिलाइजेशन होनी है, यहां पर एम्ब्रियो बन के आ चुका होगा, तो एक्स में माइटोसिस होगी। जेड, जेड में बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बेबी आ चुका हुआ है, यहाँ पर भी माइटोसिस होगी। वाई में नहीं होगी, वाई ओवरी है, और ओवरी से क्या निकलना है? ओवा, और ओवा क्या होता है? हैप्लॉइड। ओवा क्या होता है? हैप्लॉइड। सो इट्स अ टिक टिक फॉर जी एंड एक्स एंड अ क्रॉस फॉर वाई, सो सी इज द आंसर। समझ आई सीधा फलक? कहते हैं इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल व्हिच सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कुड अकर इन 28 डेज? फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, क्या पहले फर्टिलाइजेशन होगी बाद में ओव्यूलेशन होगी? गलत। इम्प्लांटेशन, क्या इम्प्लांटेशन के बाद? गलत। मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन, ये ठीक हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन हो गई, नया साइकिल शुरू हो, ओव्यूलेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, ये सही। ओव्यूलेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर मेंस्ट्रुएशन। तो फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, फिर गेस्टेशन होगी, फिर बेबी फॉर्म होगा। ज्यादा सी इज द राइट आंसर। स्पर्म्स, साइज ऑफ द स्पर्म क्या है? स्मॉलर। नंबर ऑफ द स्पर्म क्या है? मोर। सो क्या आंसर हुआ? डी। डायग्राम रिप्रेजेंट्स गैमेट्स पी एंड क्यू फ्यूजिंग टू फॉर्म सेल आर। तो लो जी, पी के 23 क्रोमोसोम्स, क्यू के 23 क्रोमोसोम्स, यहां पर आगे बन गए 46। इसने फिर गैमेट्स बना दिए, तो गैमेट्स कितने बनेंगे? 23 23 23 23। चाहे 4 गैमेट बने हो, चाहे 1000 गैमेट्स बने हो, हर एक गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होगा। Which statement about the number of chromosome in cells and gametes is correct? The number of chromosomes in P and Q are different. Different? No, they are same. The number of chromosome in P and S are the same. P and S में same है? Same. The number of chromosome in S is 1/4. कोई 1/4 का चक्कर ही नहीं है। The number of chromosome in T is half of the number of chromosome in Q. T और Q के क्या हाफ? क्यों? वो भी गैमेट है, वो भी गैमेट है। गलत। तो पता चल गया कि बी कैसे है सही। पता चला कि मार्क कैसे आते हैं, ए स्टार कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। ठीक है, जब आपको समझ आ जाए। चलें बेटा, अब आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर करें। बेटा कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, शेरा वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप पता ना शेरा का,
बताएं क्या आंसर होगा इसका? मदर से बच्चे को क्या मिलेगी? यूजफुल चीजें कि खराब चीजें? क्या है यूजफुल? ये। और बच्चे से क्या जाएंगी? सब कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, गलत चीज है, राइट? ये आया है क्वेश्चन। एक्स के लिक्विड को क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। लेकिन हम इस क्वेश्चन से और कई क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करेंगे। बताओ ये क्या है? एमनियोटिक सैक, है ना जी? बताओ ये क्या है? सर्विक्स। बताओ ये क्या है? बर्थ कैनाल, वेजाइना।